मॉर्निंग एवरीवन। दोस्तों आज है 1 जून 2023 और हम लोग करेंगे द हिंदू न्यूज़पेपर के एनालिसिस। मेरा नाम है सितेंद्र चौधरी और आज फिर से हम कुछ टॉपिक्स यहाँ पे करने वाले हैं। एक बार देख लेते हैं ब्रीफली कौन कौन से टॉपिक रहेंगे आज। तो एक इंश्योरेंस स्कीम के बारे में बड़ा ही अच्छा सा टॉपिक आया था, इसके बारे में बात करेंगे जीएस पेपर 3 से। और यहाँ पे हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी देखने वाले हैं यूपीएससी में, जो मेंस में भी पूछा गया है और एक क्वेश्चन एक्चुअली प्रीलिम्स में भी पूछा गया है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंश्योरेंस हमारे लिए। थोड़ा सा बोरिंग टॉपिक है, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, लेकिन एग्जाम के लिए तो जो जरूरी होता है भैया करना ही पड़ेगा। कहावत होती है ना कि जो ओखली में मुंह दिया तो फिर मूसलों से क्या डरना। तो यूपीएससी की तैयारी करने लगी गए हैं तो आप लोग हमेशा इंटरेस्टिंग टॉपिक के पीछे नहीं भाग सकते, क्योंकि क्वेश्चन जो है किसी भी टॉपिक से आ सकते हैं। कंबाइंड मैरीटाइम फोर्स के बारे में बात करेंगे। ये भी एक बड़ी यूनिक सी ऑर्गेनाइजेशन है। यूनिक तो नहीं कहूंगा, लेकिन बहुत ज्यादा न्यूज में नहीं रहती है। तो यूपीएससी वाले कई बार खोद खोद के ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस निकालते हैं, इंस्टीट्यूशंस, अलायंस वगैरह, जो कि वैसे ज्यादा न्यूज में नहीं रहती हैं। तो इसके बारे में थोड़ा सा जानेंगे जीएस पेपर 2 से। थोड़ा सा ज्योग्राफी हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। और वर्ल्ड की कुछ 5-7 इंपॉर्टेंट स्टेट्स के बारे में बात करेंगे। लास्ट टू लास्ट ईयर स्टेट से क्वेश्चन ऑलरेडी आ चुका था, स्टेट और इस्थमस क्या होता है एंड ऑल दैट। तो थोड़ा सा लोकेशन वगैरह जानेंगे तो एक अच्छा खासा मैप वर्क अपना यहाँ पे हो जाएगा, जीएस पेपर 1 की ज्योग्राफी वाले पर्सपेक्टिव से और आईआर वाले पर्सपेक्टिव से भी। उसके अलावा सिटी इंश्योरेंस टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड द सस्टेन प्रोजेक्ट, ये CITIIS, सिटीज आप कह सकते हो। ये प्रोजेक्ट क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। इसके अंदर कुछ अपडेशन हुआ है, इसके साथ साथ स्मार्ट सिटी को भी हम इसके साथ कंबाइन करने देखने वाले हैं, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है स्मार्ट सिटी के अंदर में ही डाला गया है। तो इसके बारे में बात करेंगे। बायोडाइवर्सिटी के बारे में छोटा मोटा बात करेंगे। कुछ इश्यूज, कुछ सॉल्यूशंस, कुछ प्रपोजल, सजेशंस वगैरह, वो सब हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं। चलिए जी। लेकिन आपको बताता चलो, देखिए एक तो जो हमारे वीडियोस के व्यूज तो अच्छे खासे आते हैं, लेकिन आप लाइक नहीं करते वीडियो को। यार तो वीडियो को ना लाइक किया करो। कमेंट सेक्शन में थोड़ा हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जिस टाइम भी आप वीडियो देखते हो तो थोड़ा सा विश कर दिया करो। टीचर को भी अच्छा लगता है इतनी मेहनत आपके लिए होती है। और हमें पता लगना चाहिए ना मुझे कि स्टूडेंट कौन से हैं जो रेगुलरली हमारे एनालिसिस देखते हैं। तो एक वो चीजें हैं। करंट अफेयर के लिए आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि हमारा प्रोग्राम लॉन्च हुआ है। ये स्कैन कोड आप यहाँ पे कर सकते हो। सैटरडे को हम लोग वीकेंड पे क्लासेस करते हैं, जिसमें पूरे वीक का करंट अफेयर हम लोग कवर करते हैं। और सिर्फ द हिंदू ही नहीं, बल्कि दूसरे न्यूज़पेपर, मैगजीन्स वगैरह भी कवर किए जाते हैं। प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पर्सपेक्टिव से किया जाता है। उसके अलावा आपको वीकली मैगजीन, मंथली मैगजीन, क्विज, नोट्स वगैरह वो सब यहाँ पे प्रोवाइड होते हैं। तो इस प्रोग्राम को आप ज्वाइन कर सकते हो। ये स्कैन आप कोड कर लेना। ये SC1000 अगर आप वहाँ पे कोड यूज करोगे तो आपको 1000 रुपीज का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बहुत महंगा नहीं है। एक मेरे ख्याल से एक दिन का 10 से 12 रुपए आपको पड़ता है। तो एक चाय की प्याली के कीमत पे आपको जो है कोर्स करवाया जा रहा है। उसके अलावा व्हाट्सएप पे आप हमारे यहाँ पे मैसेज करके पूरी इंफॉर्मेशन ले सकते हो हमारे 2024 के बैच के लिए, जिसमें पूरा आपका जीएस का प्रीलिम्स, मेंस, सब कुछ आपका यहाँ पे कवर करा जाता है। डेली क्विज होते हैं, टेस्ट सीरीज होती है, करंट अफेयर्स वगैरह होता है। सारी इंफॉर्मेशन आप यहाँ से ले सकते हैं। चलिए जी, बढ़ते हैं पहले टॉपिक पे। यूनिवर्सल कवर, IRDAI प्लान टू एक्सपेंड रिस्क प्रोटेक्शन लेवल, नीड गवर्नमेंट बैकिंग। देखिए क्या है ना, हमारे देश में बहुत ज्यादा लोगों के पास इंश्योरेंस है नहीं। ये एक बड़ी सी दुखद सी चीज है। इंश्योरेंस देखिए हमारे यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। इंडियाज इंश्योरेंस पेनिट्रेशन, द रेशो ऑफ द प्रीमियर पेमेंट टू जीडीपी हैज राइजन फ्रॉम 2.7% in 2001 to 4.2% in 2011 and 21-22। 21-22 में भी हमारे यहाँ पे सिर्फ 4.25% ही इंश्योरेंस का पेनिट्रेशन है। और एक्चुअली ये कम हुआ है। 2017-18 में ये 5.2-5.3% हुआ करता था। तो सिर्फ इतनी ही जनता हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस लेती है यार। कितनी सोचने की बात है। अब कोई रिस्क हो जाए, किसी तरह का कोई मेडिकल इमरजेंसी हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, थेफ्ट हो जाए, डेथ हो जाए फैमिली में किसी की, तब किसके ऊपर डिपेंड करोगे? इंश्योरेंस बहुत जरूरी होता है। तो इंश्योरेंस की पेनिट्रेशन को बढ़ाने के लिए अभी एक ब्लूप्रिंट तैयार किया गया है। और हमारे जो रेगुलेटर है IRDAI, मतलब इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड द डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, IRDAI जो कहा जाता है। जैसे आरबीआई हमारे पास रेगुलेटर होता है बैंकिंग सेक्टर का, जैसे हमारे पास सेबी रेगुलेटर होता है स्टॉक मार्केट का, कैपिटल मार्केट का, वैसे ही इंश्योरेंस जो पूरी मार्केट है इसका जो रेगुलेटर होता है वो होता है IRDAI। तो अभी सरकार ने एक नया ब्लूप्रिंट तैयार किया है, कैबिनेट ने उसको मंजूरी भी दे दी है। और कुछ हम लोग ऐसे स्टेप लेंगे जिससे 2047 तक का हमारा टारगेट है कि इंडिया में हर आदमी के पास इंश्योरेंस होना चाहिए किसी ना किसी तरह का। तो यार देखिए, प्राइवेट सेक्टर तो सब कुछ नहीं कर सकता, गवर्नमेंट को बीच में आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट बैकिंग के साथ ये सब कुछ होने वाला है।
और यहाँ पे एक दो चीजें इन्होंने इंक्लूड की हैं, जैसे जैसे बीमा विस्तार। विस्तार मतलब एक्सपेंड करना। स्कीम को हम लोग इन्वेस्ट करेंगे अलग अलग तरीके से, हाउस होल्ड, जनरल इंश्योरेंस वगैरह, प्राइवेट इंश्योरेंस, वो सब हम लोग करेंगे। मॉनेटरी सप्लाई वगैरह की मदद देंगे ताकि एक्सीडेंट वगैरह के केस में और इमरजेंसी के केस में लोगों को हेल्प यहाँ पे मिल सके। बाकी जो आईआरडी है, इसने प्रपोजल किया है कि ये जो पूरे का पूरा काम होगा इसको हम लोग वीमेन सेंट्रिक बनाएंगे। तो वीमेन लेड ग्राम सभा लेवल इनिशिएटिव हम लोग लेने वाले हैं, जहाँ पे हर घर के अंदर जो फीमेल हैं वो पार्टिसिपेट करेंगी इस स्कीम को आगे लेके जाने के लिए। एक बीमा सुगम प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा जो कि एक ऑनलाइन पोर्टल होगा, वेबसाइट टाइप का, जिसके ऊपर जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। तो एक ही जगह पे आप अलग अलग इंश्योरेंस के प्लान को कंपेयर भी कर सकते हो, जो आपको लेना चाहिए आप वो ले भी सकते हो। तो बेसिकली वन स्टॉप सॉल्यूशन आपके लिए यहाँ पे बन जाएगा। उसके अलावा अलग अलग स्टेट्स को भी कंबाइन करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टेट्स में अलग अलग इंश्योरेंस स्कीम्स चलती हैं, तो उनको भी कंबाइन करना है। कई बार होता क्या है, अगर आपने मान लो बीमा लिया भी हुआ है, इंश्योरेंस लिया हुआ है आपने, अगर फिर भी कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ इशू हो जाते हैं, तो वो क्लेम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। 6-6 महीने, साल साल भर तक लोगों को क्लेम नहीं मिलता है। तो जब हम लोग स्टेट्स को आपस में इंटरलिंक कर देंगे, तो वो क्लेम जो है घंटों के अंदर और कुछ दिन के अंदर ही उसको यहाँ पे किया जा सकता है। लेकिन 18% का जीएसटी लगता है भाई इसके ऊपर, तो लोग करवाते नहीं है, प्रीमियम बहुत महंगा होता है। तो पहले तो आप ये हटाइए, तभी तो लोग आएंगे ना यार। क्योंकि सरकार का ये एटीट्यूड है, गवर्नमेंट का ऐसा लगता है कि जो आदमी इंश्योरेंस ले रहा है वो 18% तो जीएसटी दे ही देगा। क्योंकि अपनी कंट्री में आज भी इंश्योरेंस लेना एक बहुत ही ऐसा माना जाता है कि सिर्फ अमीर आदमी, बड़े आदमी ही इंश्योरेंस लेते हैं, गरीब आदमी इंश्योरेंस नहीं लेता है। तो गवर्नमेंट का एटीट्यूड ये है कि भाई जब आप अमीर हो, आप एक इलीट क्लास के अंदर आते हो, तो आप 18% जीएसटी भी दे दीजिए, सरकार को उसकी इनकम हो रही है। तो यही सबसे बड़ी गलत बात है। अगर आम आदमी एक मिडिल क्लास को, एक लोअर मिडिल क्लास को अगर लेके आना है आपने स्कीम के अंदर में, तो फिर आपको थोड़ा सस्ता कीजिए प्रीमियम को, है ना। महंगा प्रीमियम तो आप नहीं भर सकते। अब ये जो इंश्योरेंस वाला पूरा सेक्टर होता है बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। देखिए जब हम लोग पेपर 4 मतलब जीएस 3 की मैं बात कर रहा हूँ। यूपीएससी से पेपर 4 कहता है क्योंकि एक एसए का पेपर होता है, पेपर 1 एसए, पेपर 2, 3 एंड 4 एंड 5। तो ये जीएस पेपर 3 है, पेपर 4 है। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, इंक्लूसिव ग्रोथ एंड इश्यूज अराइजिंग फ्रॉम इट। अब सिलेबस में वो आपको एक्सक्लूसिवली नहीं बताएगा कि इंश्योरेंस आपको करना है, वो आपको जानना है कि ये जो पार्ट है इंक्लूसिव ग्रोथ, इसके अंदर इंश्योरेंस इंक्लूड है। सिलेबस को थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना सीखना चाहिए, इसको समझना है कि सिलेबस कह क्या रहा है। तो एक तो इसके अंदर अपने को ये करना ही करना है, ठीक है। उसके अलावा क्वेश्चन यहाँ से पूछे गए हैं, ये क्वेश्चन आई थिंक 2016 का है। हाँ, 2016 का ही क्वेश्चन है ये। क्या कहता है, गिवन द वल्नरेबिलिटी गिवन द वल्नरेबिलिटी of Indian agriculture to vagaries of the nature, discuss the need for the crop insurance and bring out the salient features of the प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना। तो ये क्वेश्चन उन्होंने एग्रीकल्चर सेक्टर से पूछा है, आपको जनरल सेक्टर से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। बेसिकली बात यह है कि अगर इंश्योरेंस से यूपीएससी में क्वेश्चन आया है, तो यूपीएससी इस पूरे टॉपिक को एक इंपॉर्टेंट टॉपिक मानता है, और इसीलिए आपको जो है इंश्योरेंस के आसपास चीजें पता होनी चाहिए। देखिए प्रीलिम्स में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है, वैसे तो काफी पुराना है, ये 10-11 साल पुराना है, 2012 का टॉपिक है। लेकिन यहाँ पे भी जो है वो देखिए सोशल सिक्योरिटी और कवरेज अंडर द एम्प्लॉइज स्टेट इंश्योरेंस स्कीम के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। और भैया देखो 2024 में इलेक्शन होने वाले हैं, तो कमर कस लीजिए, अगले साल भी स्कीम्स के बारे में, करंट अफेयर से काफी सारे क्वेश्चंस पूछ ले जाने वाले हैं, मतलब इसकी पॉसिबिलिटी बनती है। बाकी यूपीएससी तो एक अनएक्सपेक्टेड कुछ भी कर सकता है ना। हो सके क्या पता अगले साल वो साइंस एंड टेक्नोलॉजी से 20 क्वेश्चन उठा के दे दे, यू नेवर नो, सारे सिलेबस को बैलेंस करके चलो। लेकिन थोड़ी पॉसिबिलिटी होती है इलेक्शन ईयर में करंट अफेयर्स, खासकर स्कीम रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस होते हैं उसकी पॉसिबिलिटी बन जाती है कि आपसे 2-3 एक्स्ट्रा क्वेश्चन वो पूछ सकता है। चलिए जी, इंश्योरेंस सेक्टर इन इंडिया के बारे में थोड़ा बहुत जो है मैंने आपका कंटेंट आपको दिया हुआ है, इसमें इंश्योरेंस का क्या रोल होता है ये थोड़ा आप देख सकते हो, ठीक है। सेल्फ स्टडी के लिए मैंने आपके लिए डाला था ये। हमारे यहाँ पे इंश्योरेंस सेक्टर के लिए कौन कौन से चैलेंजेस है, तो लोगों में अवेयरनेस ही नहीं है इंश्योरेंस को लेके। भैया अवेयरनेस नहीं, उनको पता ही नहीं इंश्योरेंस की इंपॉर्टेंस क्या होती है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, जब कोई घर के अंदर इमरजेंसी पड़ जाती है, तो उनकी जो जेब के ऊपर पूरा जो है बोझ पड़ता है। कोई एक्सीडेंट हो गया, बीमार हो गया, कुछ ना कुछ हो गया, तो अवेयरनेस नहीं है। पुअर डिस्ट्रीब्यूशन है, खासकर यू नो वेरी वेल के जो इंश्योरेंस सेक्टर है वो ज्यादातर अर्बन एरियाज के अंदर ही है, और अर्बन एरियाज में भी जो अपर मिडिल क्लास है वहां पर जाके है। प्रोडक्ट इनोवेशन नहीं है हमारे देश में, वही घिसे पिटे जो 20-30-40 साल से इंश्योरेंस की स्कीम चल रही है, एलआईसी बीमा करवा लो, ये करवा लो, खिलाना ढमकाना वही चल रहा है। कुछ उसमें खास है नहीं, महंगा बहुत है भाई। एक तो 18% सरकार वैसे जीएसटी ले रही है, वैसे ही महंगा हो गया, और ये प्रीमियम है।
क्योंकि अभी भी तक एटीट्यूड वही है ना, अमीरियत वाला, ये तो अमीर हैं और पैसा दे ही देंगे, तो सस्ता प्रीमियम यहाँ पे डेफिनेटली होना चाहिए, है ना। और नेगेटिव परसेप्शन टुवर्ड्स द लाइफ इंश्योरेंस, अगर आपके घर में कोई एजेंट आता है लाइफ इंश्योरेंस करवाने के लिए कि भैया आपकी डेथ होने के बाद आपकी फैमिली को पैसा मिल जाएगा, तो इसके लिए एक बड़ा नेगेटिव परसेप्शन है फैमिली के अंदर, अच्छा यार हम लोग नहीं करवाएंगे, आप तो हमें मारने के ऊपर तुले हुए हो, टाइप्स करके एक सोशल मीडिया के थ्रू, और वो सब चीजें यहाँ पे गलत होती हैं। वही है, एक तो अवेयरनेस आपको करवाना पड़ेगा, मल्टीपल चैनल फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन आपको लेके आने पड़ेंगे, और जो डेमोग्राफीज हैं उसको आपको टारगेट करना पड़ेगा, एक मिडिल क्लास लोगों के ऊपर टारगेट कीजिए, बेटर रेगुलेशन होना चाहिए और टेक्नोलॉजी का यूज करिए ताकि ईजी हो जाए। सबसे बड़ी बात यह है, इंडिया में यूपीआई इतना ज्यादा पॉपुलर क्यों हुआ, क्योंकि ईजी है ना, ईजी है। चैनल्स तो पहले भी थे लेकिन डिफिकल्ट थे, मिल ही नहीं रहे थे, पैसे तो ट्रांसफर पहले भी हो रहे थे ना, लेकिन अब आसानी से हो रहे हैं, इसलिए लोग ज्यादा लोग करवा रहे हैं। तो ये थोड़ी सी चीजें हैं। पहले इंटरनेट बैंकिंग ऐसा माना जाता कि जो बड़े अमीर बिजनेसमैन होते हैं वही लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते हैं, क्योंकि प्रोसेस डिफिकल्ट था, है ना। आप वेबसाइट पे जाओगे, आईडी पासवर्ड आपका बनेगा, ईमेल के ऊपर ओटीपी आएगा, तब कहीं जाके आप 3-4 वेरिफिकेशन से इंटरनेट बैंकिंग का यूज करते थे। डिफिकल्ट था तो आम आदमी करता नहीं था, अब उसको इजी बना दिया है तो सब लोग इंटरनेट बैंकिंग का यूज कर रहे हैं, सब यूपीआई का यूज कर रहे हैं। वो तो इजी बनाना भी बहुत जरूरी है, चीजों को सिर्फ इंट्रोड्यूस करना ही काफी नहीं है। तो ये कुछ चीजें आपको समझनी पड़ेंगी। बाकी दो तीन टर्म इस आर्टिकल के अंदर यूज की गई हैं। बीमा सुगम तो मैंने आपको बता ही दिया, बीमा सुगम तो एक पोर्टल है, वेबसाइट पोर्टल होगा, जिसपे जाके आपको सारी इंफॉर्मेशन एक तरह से मिल जाएगी। तो ये बेसिकली जो वेब एग्रीगेटर्स हैं, ब्रोकर्स हैं, इंश्योरेंस एजेंट हैं, बैंक एजेंट्स हैं, सब यहाँ पे जाकर रजिस्टर करेंगे और एक सेंट्रलाइज्ड डेटाबेस बेसिकली आपके पास बन जाएगा। बीमा वाहक वाहक का क्या मतलब है, जैसे हमारे पास जो जैसे बैंकिंग रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं ना हमारे पास, ऐसे ही बीमा वाहक क्या करेंगे, ये ग्राम पंचायत के अंदर होंगे। हर ग्राम पंचायत के अंदर 1 या 2 बीमा वाहक होंगे, वो लोगों को इसके बारे में बताएंगे, इंश्योरेंस के बारे में, और सर्विसेज प्रोवाइड करवाएंगे सस्ते में, ठीक है। तो ये एक बड़ा अच्छा चीज है, और वीमेन सेंट्रिक होगा, तो गांव में ग्राम पंचायत से 1-2 महिलाएं जो पढ़ी लिखी हैं उनको इसके लिए सिलेक्ट किया जाएगा। लेट्स सी होता है कि नहीं होता, होना तो चाहिए खैर। ये बीमा वाहक, बीमा विस्तार तो आपको मैंने बता ही दिया, एक्सपेंड करना है। अनटैप्ड जो ज्योग्राफीज हैं जहां पे बीमा अभी तक नहीं पहुंचा है गाँव में, वहां पे उसको लेके जाना है, ठीक है। क्योंकि पिछले साल एक 24 मेंबर की कमेटी थी, इट वाज हेडेड बाय द थॉमस दवेसिया, मेंबर नॉन लाइफ आईआरडीए, इन्होंने रिकमेंड किया था इस चीज को, बीमा विस्तार को, ठीक है। और सिर्फ बीमा एक पर्टिकुलर इंसान तक नहीं रखना है, उसको एक्सपेंड करना है, जैसे नेचुरल डिजास्टर वाले केस में, फ्लड में, अर्थक्वेक, तो यहाँ पे भी उसको, अब फॉरेस्ट फायर हो गया, कुछ ना कुछ कोई वायरस आ गया टाइप करके, तो वहां पे भी बीमा को विस्तार करना है, तो ये कुछ होगा। चलिए जी, यूएई विड्रॉज फ्रॉम द यूएस लेड मैरीटाइम कोलिशन इन द गल्फ। तो यूएई भैया यहाँ से निकल गया है बाहर। पहले तो आपको ये पता होना चाहिए है क्या, कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेस। ये 2001 के अंदर एक काउंटर की बनाया गया था यूएस की लीडरशिप में, टू काउंटर द थ्रेट ऑफ इंटरनेशनल टेररिज्म, ठीक है। और शुरुआत में इसके अंदर जो है देयर यूज्ड टू बी 12 कंट्रीज, अभी इसके अंदर देर आर अराउंड 36 और 37 कंट्रीज। एक टेररिज्म की सिर्फ फाइट करने के लिए ही नहीं, बल्कि जो वहाँ पे पोचिंग होती है, जो वहाँ पे पायरेट्स होते हैं, राइट, उन सारी चीजों को करने के लिए इसको बनाया गया था। तो यूएई बेसिकली इससे बाहर हो गया है। अमेरिका की जो 5th फ्लीट है, जो नेवल बेस है अमेरिका का वहाँ पे, ठीक है, बहरीन के अंदर जो पड़ता है, उसका मनामा बहरीन में हेडक्वार्टर है, वहां से ये सारा चीज देखा जाता है। बेसिकली आप ये कह सकते हो कि सीएमएफ के थ्रू अमेरिका पूरे गल्फ कंट्री के ऊपर नजर रखता है, खासकर टेररिस्ट एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, डिफेंस के अंदर क्या क्या हो रहा है, वो पूरी नजर रखता है यहाँ पे, ठीक है। ये थोड़ा सा आपको यहाँ पे आइडिया होना चाहिए इसके बारे में। तो यूएई से बाहर निकल गया है, यूएई ने अभी तक ऐसा कोई रीजन नहीं बताया, हाँ वो एज एन ऑब्जर्वर बना रहेगा, लेकिन पार्टिसिपेट नहीं करेगा। तो एक तो थोड़ा सा ये झटका लगा है अमेरिका को, और भाई जिस तरह से जियोपॉलिटिक्स चेंज हो रही है, तो सभी कंट्री अपने आप को अभी अलाइन कर रही हैं न्यू रियलिटीज के साथ साथ, है ना। रशिया चाइना के जिस तरह से एक्सिस बना है, उस तरह से अमेरिका यूरोप जिस तरह से एक्सिस बना रहे हैं, तो कुछ कंट्री अपनी जगह ढूंढ रही हैं भाई कहाँ पे सेटल उनको होना है, राइट। इंडिया भी अपनी जगह ढूंढ रहा है, हम रशिया के साथ भी लिंकेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अमेरिका के साथ भी कर रहे हैं, तो सब अपना, कहीं ना कहीं यूएई भी उसी बीच में अपना रास्ता ढूंढ रहा है, तो शायद इस वजह से कुछ ना कुछ यहाँ पे हुआ। तो कई सारी चीजें हैं, जैसे काउंटर नारकोटिक्स, काउंटर स्मगलिंग, पायरेसी, रीजनल कोऑपरेशन,
शुरुआत इसकी हुई थी एंटी टेररिज्म एक्टिविटी को लेके, लेकिन अभी इसको एक्सपेंड कर दिया गया है। और देखिए आप यहाँ पे 2001 ये खास ईयर है क्योंकि 9/11 हुआ था उस टाइम पे, उसके बाद सब ये किया गया था। तो थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए। यूएई की लोकेशन क्या है, बड़ी इंपॉर्टेंट लोकेशन है यूएई की भाई। ये देखिए ईरान है और अमेरिका ईरान तो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन है, 36 का आंकड़ा है उनके बीच में। इधर से पड़ता है आपका यूएई, और यूएई अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज को बहुत ज्यादा नेचुरल गैस वगैरह सप्लाई करता है, तो उनका खास मित्र है। और ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये पर्शियन गल्फ है, पर्शियन गल्फ, ठीक है। और यहाँ पे क्या है, ये जो अपनी गल्फ है, ये जो स्ट्रेट है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो स्ट्रेट है भैया वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए इसे कहते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इधर है ईरान, और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे टाइप के आइलैंड भी हैं, छोटे छोटे, जिनके ऊपर ईरान कंट्रोल करता है मोस्ट ऑफ देम पे। तो अगर आप देखें सऊदी अरेबिया से, यूएई से अगर नेचुरल गैस वगैरह अगर आ रही है, इराक से अगर आ रही है, तो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से होके ही जाएगी। अब इसको ईरान जो है कंट्रोल कर सकता है। और यहाँ पे ईरान कई बार ऐसा करता भी है। थोड़े समय पहले भी ईरान ने इसराइल के कुछ शिप्स को कैप्चर कर लिया था, उनके ऊपर ड्रोन अटैक्स भी किए गए थे। तो बेसिकली काफी सेंसिटिव है, और ईरान जब भी चाहे इसको ब्लॉक कर सकता है। तो इसलिए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है। ये दुनिया का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चोक पॉइंट है। जैसे अपना सुएज कनाल है, जैसे अपना मलक्का स्ट्रेट है, राइट, वो भी चोक चोक पॉइंट है, मतलब वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये भी वर्ल्ड ट्रेड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हो, ये अपनी यहाँ पे गल्फ ऑफ ओमान है, गल्फ ऑफ ओमान। और ये आप देख सकते हो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, इधर पड़ता है पर्सियन गल्फ। तो लोकेशन आपको पता होनी चाहिए, कौन कौन सी कंट्री इनके साथ सराउंड करते हैं, इतना मैप वर्क आपको खुद करना पड़ेगा। उसके अलावा थोड़ा नीचे जाएंगे, देखिए अपना रेड सी आता है, रेड सी के साथ यहाँ पे आती है गल्फ ऑफ एडन, और यहाँ पे भी एक अपने पास गल्फ होती है, ठीक है। इस गल्फ का नाम क्या है, थोड़ा कमेंट सेक्शन में बताओ तो मजा आ जाएगा। इतना बेसिक मैप वर्क आपको करना पड़ेगा। तो एटलस सबके पास होना चाहिए। आप एटलस निकालिए, करना शुरू करिए। पहले तो आप एटलस से करिए, और फिर आप जो है वो ब्लैंक मैप वाला भी जो है बुकलेट आती है वो ले सकते हो। उसके ऊपर जो है फिर बिना देखे अपने आप खुद से मार्क करें। धीरे धीरे करने लगोगे तो प्रैक्टिस हो जाएगी, मोस्टली चीजें आपको याद हो जाएंगी। मेंस में आपको देखने में ऐसा लग रहा है कि प्रीलिम्स ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, है भी, लेकिन मेंस में भी यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया है। तो यू नेवर नो कि यूपीएससी किस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो वर्ल्ड की कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेट्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट पहले क्या होता है आपको बताता चलूं। स्ट्रेट एक एक नैरो वाटर चैनल होता है, ठीक है, दो लैंड मास के बीच में। एक सेपरेट करता है बिजली दो लैंड मास को, एक बीच में नैरो चैनल होता है। ये आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेट का एक कजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं इस्थमस। इस्थमस क्या होता है, इस्थमस एक नैरो लैंड चैनल होता है जो कि दो ओशियन बॉडी को सेपरेट करता है। इस्थमस तो ये बेसिकली बिल्कुल डिफरेंट है इस्थमस और उसके, ठीक है। तो स्ट्रेट के बारे में अगर बात करें तो देखिए यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट है जिसे हम लोग सुंडा स्ट्रेट कहते हैं, ये भी बहुत जरूरी है, ठीक है। इस तरह एक तरफ जो है सुमात्रा आता है, दूसरी तरफ जावा आता है। तो इतना भी अगर आप याद रखोगे ना तो भी प्रीलिम्स में कहीं ना कहीं क्वेश्चन फंस जाएगा। उसके अलावा देखिए यहाँ पे गल्फ ऑफ मैक्सिको है। गल्फ ऑफ मैक्सिको में एक तरफ गल्फ ऑफ मैक्सिको है, इधर कैरेबियन सी है। इनके बीच में भी एक स्ट्रेट है, इसे जो है युकातन स्ट्रेट कहते हैं। युकातन, युकातन चैनल भी कह सकते हो, स्ट्रेट भी कह सकते हो, जैसा आपका मन करे, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहाँ पे देखिए स्ट्रेट ऑफ मलक्का, भाई दुनिया की 1/3 जो ट्रेड है वहीं से होके जा रहा है। तो चाइना, जापान, साउथ कोरिया, इनको जो भी क्रूड ऑयल वगैरह जो नेचुरल गैस आती है मिडिल ईस्ट से वो यहीं से होके जाती है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये हमारा खुद का आइलैंड है भाई, इंडिया का, है ना, साउथ अंडमान जो अपना पड़ता है इधर से। अब इसको इंडिया कभी भी ब्लॉक कर सकता है। तो चाइना की दुखती रग है बेसिकली ये, और दुखती रग के ऊपर हम लोग ने अपना पैर रखा हुआ है, कभी भी इसको हम लोग दबा सकते हैं। तो चाइना के पूरे डिफेंस में जो सबसे वीकेस्ट पॉइंट है बेसिकली वो मलक स्टेट ऑफ मलक्का ही है। और इसी वजह से चाइना जो है कुछ अल्टरनेटिव खोजने की कोशिश कर रहा है, बट अभी तक उतना कामयाब नहीं हो पाया। तो स्टेट ऑफ मलक्का भी बहुत जरूरी है। फिर अपने पास अपनी स्टेट आती है पाक स्टेट, विच इज अ बाउंड्री लाइन बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो एक तरफ इसके श्रीलंका है और इधर अपना जो है प्यारा भारत है। आप इसको देख सकते हो स्टेट ऑफ पाक स्टेट को। उसके अलावा हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट सी स्टेट यहाँ पे आती है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये देखिए थोड़ा दिखाता हूँ आपको। ये वाला, ठीक है, इसे कहते हैं मैसीना स्ट्रेट, मैसीना। तो इसके एक तरफ पड़ता है आइलैंड ऑफ सिसिली और दूसरी तरफ पड़ता है मेनलैंड इटली, ठीक है। तो ये देखिए इस तरफ सिसिली है और इस तरफ इटली है, यहाँ पे पड़ता है आपका ये छोटा सा स्ट्रेट। अगर आपने थोड़ा इतिहास पढ़ा है अपना वर्ल्ड हिस्ट्री वगैरह तो आपको सिसिली की इंपॉर्टेंस वहां से पता चलेगी। तो सिसिली, सार्दिनिया,
ये पहले अलग अलग हुआ करते थे। यूनिफिकेशन ऑफ इटली जब पढ़ते हैं तो उसमें सिसिली का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल आता है। तो यहाँ पे पड़ती है मैसीना स्ट्रेट, मैसीना स्ट्रेट। उस गल्फ ऑफ एडन तो मैंने आपको बता ही दिया है। उसके अलावा हमारे पास एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्ट्रेट होती है, अगर आप देखेंगे यहाँ पे, तो एक तरफ पड़ता है आपका एड्रियाटिक सी, तो ये इटली है, इटली के इस साइड में पड़ता है एड्रियाटिक सी, इस तरफ पड़ता है ट्रेनियन सी, और यहाँ पड़ता है आयोनियन सी। तो एड्रियाटिक सी और आयोनियन सी के बीच में जो एक स्ट्रेट है बड़ी इंपॉर्टेंट, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ ओट्रोंटो। टोरंटो नहीं, वो कनाडा में है भैया, ये है स्ट्रेट ऑफ ओट्रोंटो। तो थोड़ा आपने देखना है कि किस किस को ये कंबाइन करता है। उसके अलावा देखिए, आप एक और स्टेट के बारे में बात करते हैं, न्यूजीलैंड है। तो नॉर्थ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड, साउथ पार्ट ऑफ न्यूजीलैंड, इसके बीच में एक स्टेट पड़ते हैं जिसे कहते हैं कुक स्ट्रेट। ठीक है, कुक स्ट्रेट, तो ये आपने याद रखना है। देन वी हैव वन मोर स्टेट जिसे हम लोग कहते हैं मोजाम्बिक स्टेट, मेडागास्कर स्टेट भी कुछ लोग इसको बोल देते हैं। तो यहाँ पे एक तरफ पड़ता है मेडागास्कर और दूसरी तरफ पड़ता है अपना मोजाम्बिक, तो इसके बीच में जो चैनल है इसे हम लोग कहते हैं मेडागास्कर या मोजाम्बिक स्ट्रेट। ऐसे हमारे पास एक ताइवान स्टेट भी आती है, जापान स्टेट भी आती है, बड़ी सारी स्टेट हमारे पास है। एक तरफ रशिया है भैया, एक तरफ जो है अलास्का है विच इज अ पार्ट ऑफ यूएसए, और इसके बीच में आती है बेरिंग स्ट्रेट। और यहाँ से हमारी इंटरनेशनल डेट लाइन भी पास होती है, वो आपको बड़े अच्छे से पता होगा। बेरिंग स्ट्रेट में थोड़ा ध्यान रखना है। फिर जो है एशिया और यूरोप के बीच में भी एक जो है यहाँ पे स्ट्रेट है, ये है बोस्फोरस स्ट्रेट, आजकल काफी न्यूज में है। ब्लैक सी और स्ट्रेट ऑफ मरमरा के बीच में पड़ती है। ये बेसिकली टर्की है इधर, टर्की, और ये इधर इस्तांबुल है। इस्तांबुल बेसिकली जो सिटी है वो यूरोप और एशिया के बीच में ही पड़ती है। तो बेसिकली इस्तांबुल के बीचों बीच जो है एक ये वाटर चैनल है जिसे बोस्फोरस स्ट्रेट कहते हैं। और जब से रशिया और यूक्रेन का क्राइसिस हुआ है तो बोस्फोरस स्ट्रेट काफी इंपॉर्टेंट हो गया है। इट इज कंट्रोल्ड बाय टर्की। उसके अलावा यहाँ पे एक और बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेट है। तो एक तरफ देखिए बोस्फोरस हो गया, ये किसको ज्वाइन करता है बोस्फोरस? ब्लैक सी को और सी ऑफ मरमरा को। तो इसके जो नीचे जो सी ऑफ मरमरा है इसकी मैं बात कर रहा हूँ। सी ऑफ मरमरा से जब कोई शिप वगैरह पास होते हैं तो यहाँ पे एक और स्ट्रेट आती है जिसे कहते हैं डार्डेनल स्ट्रेट। ठीक है, ये थोड़ा हमें ध्यान रखना है। इसके एक तरफ पड़ता है एजियन सी और एक तरफ पड़ता है सी ऑफ मरमरा, तो इनको ज्वाइन करता है डार्डेनल स्ट्रेट। तो छोटी छोटी चीजें हैं भाई ज्योग्राफी की, आपने ध्यान रखना है। ये तो कुछ लिस्ट है, लिस्ट और भी लंबी है। तो थोड़ा सा आपको क्या करना है, टेबल बना लेना है, टेबल अपने नोट्स के अंदर। उस टेबल में एक तरफ आप जो है स्टेट का नाम लिखो, दूसरी तरफ जो है उन पॉइंट्स का नाम लिखो जिसको वो ज्वाइन करता है ना, वाटर बॉडीज का। इतना करोगे यूपीएससी में आपका काम हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं है। चलिए जी, कैबिनेट नोट फॉर द सेकंड फेज ऑफ द एससीटीज प्रोग्राम, CITIIS है ये, सिटीज की स्पेलिंग जो है यहाँ पे थोड़ी अलग है। क्यों है? क्योंकि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? सिटी इन्वेस्टमेंट टू द इनोवेट, इंटीग्रेट एंड द सस्टेन प्रोजेक्ट। बेसिकली स्मार्ट सिटी के अंदर ही इसको हम लोगों ने लॉन्च किया था। और स्मार्ट सिटी प्रोग्राम जब 2015 में लॉन्च किया गया था उसमें हम लोगों ने इसको लॉन्च किया था। अभी इसका सेकंड फेज हम लोग लॉन्च करने वाले हैं, तो इसमें कई सारी चीजों के ऊपर फोकस किया जाता है। जैसे सबसे जो इंपॉर्टेंट है वो तो यही होता है, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट के ऊपर हम लोग फोकस करने वाले हैं, इंटीग्रेटेड वेस्ट मैनेजमेंट। दूसरा रहेगा क्लाइमेट ओरिएंटेड रिफॉर्म्स, ठीक है, स्टेट लेवल पे और सेंट्रल लेवल पे। और नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी को हम लोगों ने यहाँ पे इंप्रूव करना है नेशनल लेवल पे। तो ये कुछ कुछ चीजें इसके अंदर की जाएंगी। स्मार्ट सिटी के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर को इंप्रूव करना है और ट्रैफिक सिस्टम को जो है यहाँ पे इंप्रूव करना है। तो इसको 4 साल के लिए बेसिकली 2023 से लेकर 2027 तक हम लोगों ने इसको प्रमोट करने की यहाँ पे बात की है। लेकिन खाली सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ पे रोल प्ले नहीं करती है, और भी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे जुड़ी हुई है। जैसे फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी है AFD, ये इसका पार्ट है। उसके अलावा KfW, ये एक जर्मनी का बैंक है, ठीक है, ये भी यहाँ पे कुछ पैसा देने वाला है। और यूरोपियन यूनियन, ये लोग तो यहाँ पे इन्वॉल्व हैं ही। ये थोड़ी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो कुछ पैसा जो है 17-16 करोड़ रुपए, वो जो फ्रेंच वाला बैंक है AFD, वहां से आएगा। कुछ जर्मन वाली इंस्टीट्यूशन से आएगा, दोनों बराबर बराबर पैसा देंगे। और 106 करोड़ जो है वो यूरोपियन यूनियन से आने वाला है। इसके 3 मेजर कंपोनेंट होंगे सिटीज 2.0 के। तो फाइनेंशियल और टेक्निकल सपोर्ट देना है, अडेप्टेशन और मिटिगेशन करना है, और क्या करना है भाई, इंटरवेंशंस एट द सेंटर, स्टेट एंड द सिटी लेवल। बेसिकली ये किसकी बात कर रहा है? डिसेंट्रलाइजेशन की बात कर रहा है, क्लाइमेट गवर्नेंस को लेके। ये छोटी छोटी चीजें आपको पता होना चाहिए। जिस तरह से एग्जाम में भाई क्वेश्चन पूछे हैं इस बार, तो माहौल थोड़ा सा डर का ही है। तो थोड़ा सा अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना पड़ेगा, क्वेश्चंस के लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको। इस तरह के पूछ सकते हैं आपसे, वो आजकल कुछ भरोसा नहीं है, वो ऐसे ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी पूछ सकता है आपसे यूपीएससी। तो स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में यू शुड हैव सम आइडिया। और ये तो पुराना टॉपिक है, 2015 में इसको लॉन्च किया गया था। ये सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। एक हमारे पास होती है स्कीम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, एक होती है कौन सी वाली, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। दो होती हैं, है ना, सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। मैं इसके बारे में आपको कई बार पहले पास्ट में करवा चुका हूं। कमेंट सेक्शन में मुझे थोड़ा डिफरेंस बता दोगे तो मजा आ जाएगा। जो बच्चे मुझे डिफरेंस बताएंगे कमेंट सेक्शन में, उनको मेरी तरफ से चॉकलेट फ्री है, ठीक है।
तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है आपको बड़े अच्छे से पता है, टू प्रमोट सिटीज दैट प्रोवाइड कोर इंफ्रास्ट्रक्चर, क्लीन एंड सस्टेनेबल एनवायरमेंट, टू गिव डिसेंट क्वालिटी ऑफ लाइफ टू द सिटीजन। 100 सिटीज के अंदर इसको लॉन्च किया गया था। आपके स्टेट के अंदर कौन सी स्मार्ट सिटी है, जरा एग्जाम में बता दीजिए मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में। और क्या आप खुद स्मार्ट सिटी में रहते हो, वो भी मुझे बता दीजिए, क्योंकि मैं खुद एक स्मार्ट सिटी से आता हूँ। करनाल एक स्मार्ट सिटी है हरियाणा के अंदर। ठीक है, आप अपनी सिटी का नाम बताएं जो स्मार्ट सिटी है। चलिए जी, ये थोड़ा बैंक वैंक के बारे में हल्का फुल्का मैंने आइडिया दिया है। फ्रैंकफर्ट के अंदर इसका हेडक्वार्टर है, 1948 में इसको बनाया गया था। ठीक है, जर्मनी के अंदर ये सिचुएटेड है। इतना ही याद करना है, सारा रट्टा मारने मत बैठ जाना। ठीक है, यूपीएससी के डर में पता लगे हर छोटी छोटी चीज पर रट्टा मार रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है, पॉसिबल भी नहीं है वो। चलिए जी, बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करते हैं। बायोडाइवर्सिटी इज अस एंड वी आर बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग क्या होता है? बायोडाइवर्सिटी दो वर्ड से मिलकर बना है, एक है बायो और एक है डाइवर्सिटी। बायो का मतलब होता है लाइफ, डाइवर्सिटी मतलब वैरायटी। अपने आसपास हमें कितनी तरह की वैरायटी दिखती है, बहुत, हर तरह वैरायटी वैरायटी है भाई। डिफरेंट डिफरेंट तरह के प्लांट्स हैं, डिफरेंट तरह के लिजर्ड्स हैं, डिफरेंट तरह के फ्लाइज हैं, डिफरेंट तरह के डॉग्स हैं, डिफरेंट तरह के कैट्स हैं। अब कितनी वैरायटी हमारे पास है लाइफ की, मतलब हर तरफ देखिए वैरायटी वैरायटी। इसे कहते हैं बायो डाइवर्सिटी। बहुत जरूरी है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि बायोडाइवर्सिटी रहेगी तभी हम प्रोटेक्ट रहेंगे। बायोडाइवर्सिटी हमें सब कुछ देता है। आप मेडिसिन सेक्टर में चले जाओ, रिक्रिएशनल सेक्टर में चले जाओ, आप फ्रेश वाटर की बात करो, फ्रेश एयर की बात करो, फूड की बात करो, कल्चरल इंपॉर्टेंस की बात करिए, सब कुछ हमें बायोडाइवर्सिटी से मिलता है। तो बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है। हम बायोडाइवर्सिटी का इंटीग्रल पार्ट हैं। बायोडाइवर्सिटी नहीं रहेगी तो हम भी नहीं रहेंगे, हम नहीं रहेंगे तो शायद बायोडाइवर्सिटी फिर भी रहेगी। तो अपने अस्तित्व को, सर्वाइवल के लिए बायोडाइवर्सिटी की प्रोटेक्शन किया जाना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो 22 मई को, पिछले महीने, इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे था। तो उसके लिए जो है आज ये एक आर्टिकल लिखा गया है। हालांकि ये थोड़ा लेट हो गया था हिंदू वाले, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। तो जो कमल बाबा जी हैं, ये प्रेसिडेंट है एमिरेटस बेंगलुरु बेस्ड एक अशोका ट्रस्ट ऑफ रिसर्च के, और भैया इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट एनवायरमेंटलिस्ट भी इनको माना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने कहा है जो बायोडाइवर्सिटी के बारे में, उसके बारे में पता होना चाहिए। हम होते हैं कौन इग्नोर करने वाले। तो देखिए कुछ कुछ चीजें हैं। पहले तो आपको बायोडाइवर्सिटी का मीनिंग वैसे आपको मैंने बता ही दिया। ठीक है, इट्स अ रिच वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म एंड देयर इंटरकनेक्शंस विद ईच अदर फॉर द एनवायरमेंट। भैया इंटरकनेक्शन तो होगा ही ना यार। आपको भी फूड कंज्यूम करना है तो आप किसी के ऊपर डिपेंड करते हो, कोई आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। और बायोडाइवर्सिटी हर जगह है, हमारी बॉडी के अंदर है। हमारी बॉडी में कितने सारे माइक्रोब्स पाए जाते हैं, हमारे लंग्स में, हमारे लीवर के अंदर, हमारे बैकयार्ड में, गांव में, शहरों में, हर जगह आपको बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलेगा। बायोडाइवर्सिटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। क्लाइमेट चेंज को मिटिगेट करने के लिए भी बायोडाइवर्सिटी की जरूरत होती है, क्योंकि पेड़ पौधे होंगे तो कार्बन को स्टोर करेंगे। क्लाइमेट चेंज के लिए बड़ी अच्छी चीज है ना। हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, फूड, शेल्टर, मेडिसिन, मेंटल हेल्थ, रिक्रिएशन, स्पिरिचुअल, सबका यहाँ पे बेनिफिट होता है। लेकिन बायोडाइवर्सिटी के ऊपर डेंजर बहुत ज्यादा है। अगर सस्टेनेबल ग्रीन इकोनॉमी करनी है तो उसके लिए भी हमें बायोडाइवर्सिटी चाहिए। हर चीज के लिए आपको बायोडाइवर्सिटी चाहिए। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि बायोडाइवर्सिटी हो रही है भैया डिस्ट्रॉय। हमारे यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए बहुत कानून बने हुए हैं, इंटरनेशनल भी हैं, नेशनल भी हैं। उसकी लिस्ट मैंने आपको दिया हुआ है, अब देखेंगे उसको। तो फॉरेस्ट कंजर्वेशन अमेंडमेंट बिल भी हमारे पास अभी प्रपोजल आने वाला है। और इनका साहब का ये कहना है कि इसकी वजह से जो बायोडाइवर्सिटी के लिए जो स्टेप लिए जा रहे थे वो थोड़े से कमजोर पड़ जाएंगे, क्योंकि ये बिल के अंदर कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो थोड़े से डेंजरस टाइप के हैं। जैसे फॉरेस्ट के अंदर क्लियरिंग करना, डिफोरेस्टेशन करना, वहाँ फैक्ट्री वैक्ट्री लगाना, जो ट्राइबल लोग वहां पे रहते हैं उनकी डिस्प्लेसमेंट वगैरह करना, उसके लिए कुछ कंट्रोवर्शियल टाइप के प्रोविजन है। खैर उसके बारे में बाद में बात करेंगे। बट इनका यह कहना है कि सरकार बायोडाइवर्सिटी के लिए उतना नहीं कर रही है जितना उसको करना चाहिए। ये बेसिकली इनका कहना है। तो खाली सरकार से भी काम नहीं चलेगा भाई, सिविल सोसाइटी को भी सामने आना पड़ेगा। और हम भी सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं, आम जनता है ना, स्टूडेंट्स, एनजीओज, वो सिविल सोसाइटी का पार्ट होते हैं। क्या क्या इश्यूज है हमारे यहाँ पे, देखिए। एक हमारे यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है इंडियन फॉरेस्ट सर्विस। अभी इंडिया में जो फॉरेस्ट का जो कस्टोडियन है वो कौन है? आईएफएस ऑफिसर्स। और इतने सारे देश में हमारे कानून है। इंडियन फॉरेस्ट सर्विस, एफएस के अंदर में अलग से प्रोविजंस हमारे पास आते हैं। फॉरेस्ट राइट्स हमारे पास है, एयर एक्ट है, वाटर एक्ट है, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट है, बायोडाइवर्सिटी एक्ट है। कितने सारे हमारे यहाँ पे एक्ट बने हुए हैं। सबके अंदर प्रोविजन कई जगह कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं। तो उसकी वजह से जो हो सकता था हम लोग वो नहीं कर पा रहे हैं अनफॉर्चुनेटली। तो हमारा जो नेचुरल हेरिटेज है वो बड़ा डिस्ट्रॉय यहाँ पे हो रहा है।
एक तो समस्या ये है ना कि हमारा पूरा जो फोकस है वो फॉरेस्ट के ऊपर चला गया, और इवन फॉरेस्ट की डेफिनेशन भी क्लियर नहीं है, किसे फॉरेस्ट कहेंगे ये भी क्लियर नहीं है कानून के अंदर। लेकिन फॉरेस्ट के अंदर जो फोकस है उसके चक्कर में हम लोगों ने क्या किया, रिवर्स को, डेल्टास को, ओशंस को तो इग्नोर ही कर दिया, वाटर बॉडीज वगैरह को। ये भी बड़ी समस्या है। तो हमारे पास ग्रास लैंड्स हैं, सवाना है, अल्पाइन है, पास्चर्स है, डेजर्ट्स हैं, इतना सारा इकोसिस्टम है हमारे पास, अलग अलग है बायोम्स वगैरह, सबको प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए ना यार, है ना। खाली आप फॉरेस्ट के ऊपर वो भी लैंड बेस्ड फोकस करोगे तो कैसे काम चलेगा। 2006 में फॉरेस्ट राइट्स एक्ट बनाया गया था, जिसके अंदर हम लोगों ने क्या किया था, जो इंडिजिनस लोग हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उनकी ओनरशिप की बात हम लोगों ने किया था। लेकिन आज भी ग्राउंड के ऊपर उड़ीसा को अगर छोड़ दें, किसी भी स्टेट के अंदर पूरी तरह से फॉरेस्ट राइट्स एक्ट को इंप्लीमेंट नहीं किया गया है। बेसिकली वो सिर्फ कागजों में ही रह गया, और हमारे यहाँ पे मोस्टली चीजें कागजों में ही होती हैं अनफॉर्चुनेटली। तो प्रॉब्लम्स तो हैं, कानून में भी प्रॉब्लम है, इंप्लीमेंटेशन भी इश्यूज हैं। सोल्यूशन क्या हो सकता है? सोल्यूशन हो सकता है डिसेंट्रलाइज द मैनेजमेंट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, जो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स हैं, लोकल कम्युनिटीज हैं, ग्राम सभा है ना, बायोडाइवर्सिटी मैनेजमेंट कमिटीज हैं, डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स हैं, भैया आप उनको इंक्लूड करिए, तभी तो काम चलेगा ना यार, है ना। बायोडाइवर्सिटी नेचर एक ऐसी चीज है यहाँ पे टॉप डाउन की बजाय बॉटम अप अप्रोच ज्यादा अच्छे से काम करती है। क्योंकि जो लोग लोकल रहते हैं, अगर वो प्रोटेक्ट करेंगे ना बायोडाइवर्सिटी को, ज्यादा अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। वो सारी चीजें इन्होंने यहाँ पे बताई हैं। तो इन्होंने कुछ प्रपोजल यहाँ पे दिया है, वही नॉर्मल सी बातें जो होती हैं कि भाई आप क्या करें, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करिए। प्रपोजल के दौरान इन्होंने कहा कि क्या बनाना चाहिए, कि नेशनल मिशन ऑन द बायोडाइवर्सिटी एंड द ह्यूमन वेलबींग। तो इनका यह कहना है कि खाली फॉरेस्ट एनिमल्स वाइल्ड लाइफ के ऊपर फोकस ना करें, जैसे हम लोगों ने चला रखा है ना, प्रोजेक्ट चीता, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, सेव कुरमा, कितने सारे प्रोजेक्ट हम लोगों ने चला रखे हैं। तो ह्यूमन वेलबींग के ऊपर भी फोकस किया जाना जरूरी है, इनको भी आप इग्नोर मत करिए। कई बार क्या होता है, जैसे प्रोजेक्ट टाइगर है, प्रोजेक्ट टाइगर के इंप्लीमेंट करने के चक्कर में जो वहां की शेड्यूल ट्राइब है, हम उनको डिस्प्लेस कर देते हैं। ये भी ठीक नहीं है ना यार। ह्यूमन वेलबींग भी जरूरी है, नेचर को प्रोटेक्ट किया जाना भी जरूरी है। तो दोनों ही चीजें इन्होंने यहाँ पे बोली हैं। तो हर चीज होनी चाहिए, पॉवर्टी एलिविएशन, न्यूट्रिशन, हेल्थ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करना है हम लोगों को। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ, ये तो आप सेल्फ स्टडी के लिए एनसीईआरटी का कंटेंट है बेसिकली ये। तीन तरह की डाइवर्सिटी होती है, स्पीसीज डाइवर्सिटी, जेनेटिक डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम डाइवर्सिटी। इकोसिस्टम डाइवर्सिटी हमारे पास ग्रास लैंड्स हैं, वेटलैंड्स हैं, कोरल्स हैं, डेजर्ट्स हैं, वो अलग अलग इकोसिस्टम हो गए। जेनेटिक डाइवर्सिटी में देखेंगे आप, जैसे हमारे पास डॉग्स की अगर बात करो, डॉग्स तो एक ही स्पीसीज है ना, लेकिन डॉग्स में हमारे पास जर्मन शेफर्ड भी है, हमारे पास तिब्बतन मस्टिफ भी है, अपने पास जो है दुनिया भर के डॉग्स की वैरायटी होती है, क्योंकि जेनेटिक वैरायटी होती है। वो ऐसे ही हमारे पास कैट्स की भी बहुत सारी वैरायटी होती हैं, राइस की बहुत सारी वैरायटी हैं, मैंगो की बहुत सारी वैरायटी हैं। तो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है। एक होती है स्पीसीज डाइवर्सिटी, अलग अलग स्पीसीज, डॉग्स, कैट्स, जामुन, नीम, इंसान, कुत्ते, बिल्ली, घोड़े, अलग अलग तरह के स्पीसीज होते हैं। तो ये स्पीसीज डाइवर्सिटी इसको कहते हैं। बहुत सारे स्टेप हम लोगों ने लिए हैं डोमेस्टिकली, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट चीता, हॉटस्पॉट वाला कॉन्सेप्ट है, इको सेंसिटिव जोन। इतने से काम चलेगा यूपीएससी में? बिल्कुल भी नहीं चलेगा भाई। इसको थोड़ा सा डिटेल में करें, अपने नोट्स वगैरह के अंदर ऐड करें। ठीक है, क्लास नोट से करें, मार्केट के नोट से करें, इंटरनेट की हेल्प करके करें, लेकिन थोड़ा सा इसकी डिटेल में जाएं, अपने खुद के हाथ के नोट्स बनाएं। एक बार नोट्स अगर आपके पास बन जाएंगे तो सेल्फ कॉन्फिडेंस भी बढ़ता है, और लेटर ऑन आप उन नोट्स को अपडेट कर सकते हो, है ना। कुछ इंटरनेशनल स्टेप्स भी हमारे पास हैं, सीबीडी, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो जब रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ समिट हुआ था, तो वहां पे हम लोगों ने सीबीडी की शुरुआत की थी, है ना, कन्वेंशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। उसके अलावा हमारे पास सस्टेनेबल गोल जो है, गोल 15 है, ये भी बायोडाइवर्सिटी की बात करता है। एची टारगेट्स, नगोया टारगेट्स, आईयूसीएन जो रेड लिस्ट इशू करता है, साइट्स जो एंडेंजर्ड स्पीसीज होते हैं उनकी इंटरनेशनल ट्रेड को रोकने की बात करता है, रामसर कन्वेंशन वेटलैंड की प्रोटेक्शन की बात करता है ना, ग्लोबल एनवायरमेंटल फैसिलिटी वगैरह जो फंडिंग वंडिंग की बात करता है। तो ये कुछ कुछ मेंशन मैंने सिर्फ आपको किया हुआ है, डिटेलिंग आपको इनकी करनी पड़ेगी। ठीक है, जो आपके नोट्स वगैरह के अंदर मेरे ख्याल से लगता है आपके पास होगा पहले से कंटेंट, वो नहीं है तो थोड़ा इंटरनेट की हेल्प करें, और एक एक चीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में उसको एक ऑर्गेनाइज्ड वे में करें, तब अपनी जो है बात बनेगी, तब एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व होंगे। ठीक है जी, तो कुछ एडिशनल आर्टिकल भी हैं, ये सोच रहा था इसको मैं करवाना, बट टाइम की कमी की वजह से नहीं करवा पाया। किसी दिन देखेंगे इसको हम लोग। न्यूरोलिंक थोड़ा सा पढ़ना चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो, अच्छे वाला है। फिजिकल डेफिसिट टर्म का मीनिंग आपको पता होना चाहिए, ये टर्म हम लोग पहले कई बार कर चुके हैं। आज थोड़ा जीडीपी वीडीपी के बारे में बात इन्होंने किया था। ये एडिटोरियल भी मैंने सोचा था आज मैं करूंगा, लेकिन बायोडाइवर्सिटी वाला मैंने प्रेफर किया।
पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी और एग्जीक्यूटिव डेमोक्रेसी में क्या फर्क होता है, ये मेरे एजेंडा पे है। जब भी कोई अच्छा ट्यूटोरियल नहीं आएगा एग्जाम में, तो इसको पेपर में इसको मैं इंक्लूड करूंगा। तो ये थोड़ा फ्यूचर के लिए मैंने सेव कर लिया है। बाकी अगर आप पढ़ना चाहो तो इसको जरूर पढ़ें। दोस्तों आज के लिए इतना ही था। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट, जय हिंद।